हेलो डियर स्टूडेंट, मैं जो है आज से जीपैड के जो है सभी जो नोट्स हैं उसको मैं पीडीएफ फॉर्म में यूट्यूब पे अपलोड करता रहूँगा। हैंड रिटन नोट्स हैं, तो जो लोगों को मतलब कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं या फिर जो लोग बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं, मतलब उनको भारी लगता है, तो वो लोग मेरे नोट्स से नोट्स बना सकते हैं। और कुछ जूनियर्स ने मुझको मेरे नोट्स मांगे थे, तो मुझको लगा कि जो है सभी को ज़रूरत होगी, तो इसलिए मैंने ड्यू टू पेंडेमिक हम लोग मतलब मिल नहीं पा रहे हैं, इसलिए जो हम अपने नोट्स यूट्यूब पे जो अपलोड कर दे रहा हूँ। और अगर आपको बुक पढ़ने की आदत नहीं तो आप इससे भी नोट्स बना सकते हैं। और जैसे कुछ लोगों को होता है कि उनको पता नहीं होता है कि जो है नोट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बनाए कैसे जाते हैं, तो इस वीडियो को देख के आपको वो भी पता चल जाएगा। तो मैं एक एक करके जो है पेज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हम लोग का सबसे पहला पार्ट है पेरेंटल प्रिपरेशन। मैं आज से सभी जो नोट्स है पूरे मतलब जीपैड का जो सिलेबस है उसको एक एक करके एक एक टॉपिक का ऐसे ही नोट्स अपलोड करता रहूँगा। तो हम आज का पहला टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं पेरेंटल के। तो उसमें सबसे पहले हमारा जो पेरेंटल प्रिपरेशन में है व्हीकल है एक्वस व्हीकल और नॉन एक्वस व्हीकल। एक्वस व्हीकल में हमारा वाटर फॉर इंजेक्शन, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन और वाटर फॉर इंजेक्शन, बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन, NaCl सोल्यूशन, रिंगर सोल्यूशन होता है, उसको जो है इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करने के लिए उसमें इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और हम नॉन एक्वस व्हीकल की बात कर लेते हैं तो वाटर मिसबिल इसमें होते हैं। वाटर मिसबिल में हमारा PEG, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, पॉलीप्रोपाइलिन ग्लाइकोल और डाई इथाइल एस्टामाइड और डाई ऑक्सोलेन ग्लिसरॉल इथेनॉल। तो इसमें जो डाई इथाइल एस्टामाइड और डाई ऑक्सोलेन है वो दोनों इम्पोर्टेंट हैं। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं वाटर इमिसिबल व्हीकल की। तो उसमें हमारे 4 टाइप के आते हैं, बेंजोइल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल, इथाइल ओलिएट, आइसोप्रोपाइल माइरिस्टेट एंड फिक्स्ड ऑयल। में हमारा आ जाएगा कॉटन सीड ऑयल, सीसम ऑयल, कैस्टर ऑयल, पीनट ऑयल और ग्राउंड नट ऑयल। जो व्हीकल होते हैं इसको हम इंजेक्शन में यूज़ करते हैं एज अ डाइल्यूएंट की तरह। हम बोल सकते हैं कि मतलब अगर कोई भी मतलब ड्रग बहुत ही कम मात्रा में है तो फिर हम उसको जो है इस व्हीकल से डाइल्यूट करके जो है उसके माध्यम से बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। तो एक्वस व्हीकल में जो वाटर फॉर इंजेक्शन है तो उसके लिमिटेशन है कि स्टेराइल नहीं होना चाहिए, लेकिन पायरोजन फ्री जरूर होना चाहिए। पायरोजन क्या होता है? पायरोजन मतलब टॉक्सिक मटेरियल रिलीज्ड बाय बैक्टीरिया और वायरस or any other material which excreted by the living things in the preparation in the formulation। ठीक है, तो अब स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन की बात कर लेते हैं। उसके लिमिटेशन है वो स्टेराइल होना चाहिए और पायरोजन फ्री भी होना चाहिए। ठीक है, और बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन की बात कर लेते हैं तो स्टेराइल भी होना चाहिए, पायरोजन फ्री भी होना चाहिए। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जो है स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन और वाटर फॉर इंजेक्शन के, उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं डिस्टिलेशन मेथड से और ऑस्मोसिस मेथड से। ऑस्मोसिस में हम मोस्टली रिवर्स ऑस्मोसिस जो है का यूज करते हैं और डिस्टिलेशन का ही हम मतलब मोस्टली यूज करते हैं, इंडस्ट्री में यूज होता है। और ऑस्मोसिस तो अब बहुत कम हो गया है, पहले यूज किया जाता था। डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं कि मतलब हमको एक जो है पॉट ले लेते हैं, वो 500 ml का होता है, तो उसमें हम जो है बाइफल्ड एक जो है ट्यूब लगा देते हैं जिसमें मतलब बाइफल लगे हुए थे, जिससे मतलब वाटर जो है कंडेंस होके कंटेनर में जा सके। तो इसमें हमारा जो वेपर जो फ्लो होगा वो टर्बुलेंट फ्लो होगा। रेनॉल्ड नंबर उसका जो है 4000 होता है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और जो है हम बाइफल्ड इसलिए रखते हैं ताकि जो है जो अनवांटेड मटेरियल है वो उसी में फंस के वहीं पर रह जाए और जो हमारा वाटर है वो हमारा कंटेनर में इकट्ठा हो जाए। तो ये हो गया हमारा डिस्टिलेशन का प्रोसेस। अब हम बात कर लेते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस के। तो ऑस्मोसिस तो मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि क्या होता है कि मतलब मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट टुवर्ड्स द
हाई कंसनट्रेशन ऑफ सोलूट, ठीक है। जिस तरफ मतलब सोलूट का कंसनट्रेशन ज़्यादा रहेगा उसी तरफ जो है सॉल्वेंट मूव करेगा फ्रॉम लोअर टू हायर कंसनट्रेशन बाई क्रॉसिंग द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो प्रेशर अप्लाई ड्यूरिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर उन्होंने, हाँ, तो अब जब हमको क्या करना है कि मतलब जिस तरफ सोलूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट उस तरफ तो आ ही रहा है, ये ऑस्मोसिस हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, विपरीत इसके प्रेशर लगाएंगे या जस्ट अपोजिट, तो वो हो जाएगा हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इसका मतलब क्या होगा कि मतलब जिधर सॉल्वेंट कम है और सोलूट भी कम है उधर जो है मूवमेंट होगा हमारे सॉल्वेंट का, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है वाटर फॉर इंजेक्शन और स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन जो हम प्रिपेयर कर लेते हैं बाय रिवर्स ऑस्मोसिस। जो इसमें हम सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होते हैं वो पॉली एक्राइलामेट जो है पॉलीमर यूज होता है। अब हम बात कर लेते हैं, जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो जो है मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा अगर मोलर कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो अब हम देख लेते हैं कि हाँ, तो जैसा कि हम लोगों ने बता ही दिया था कि मतलब जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसके रिवर्स जो है तो जो है हमारा हाइट लो की तरफ जो है फ्लो होने लगता है, ठीक है। तो अब हम प्योरिटी ऑफ एक्वस व्हीकल की देखते हैं कि मतलब कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कंडक्टिविटी टेस्ट और ग्रेविमेट्री टेस्ट करते हैं। कंडक्टिविटी टेस्ट और ग्रेविमेट्रिक टेस्ट है। कंडक्टिविटी टेस्ट में हम क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं और जो है हम उसमें हमारा जो है वाटर फॉर इंजेक्शन या फिर स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन का सोल्यूशन जो है उसमें डिप किए रहते हैं। उसमें डिप कर देते हैं हम दोनों इलेक्ट्रोड को और उसको एलईडी को कनेक्ट कर देते हैं और जो है एक रिकॉर्डर लगा देते हैं, ठीक है। तो अगर प्योर वाटर होगा और जो हम करंट जो सप्लाई करेंगे वो 50 मिली वोल्ट रहेगा। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब पॉइंट है। तो अगर जैसे क्या बोलते हैं हमारे जो है वाटर फॉर इंजेक्शन या फिर स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन में अगर हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर और कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं तो हमारा बल्ब जो है नहीं जलेगा, क्योंकि जो है वहाँ पे आयन एब्सेंट रहेंगे। तो इसका मतलब हमारा जो है वाटर है वो प्योर है, ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वाटर फॉर इंजेक्शन यूएसपी अकॉर्डिंग टू यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो हम उसमें नॉट मोर देन 1 मिली वोल्ट का ओम का करंट जो है डिस्टर्बेंस होना चाहिए। और जो है जो हम NaCl सोल्यूशन जो होना चाहिए उसमें मतलब NaCl की मतलब कितना कंसंट्रेशन होना चाहिए, तो 0.01 ppm ही केवल होना चाहिए अगर हो तो, ठीक है। लिमिटेशन है। और जो है थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस से हम क्या करते हैं, सॉलिड कंटेंट को पता करते हैं कि मतलब उसमें सॉलिड कंटेंट जो है कितना है। तो उसमें लिमिटेशन है कि स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए 40 ppm जो है सॉलिड कंटेंट जो है परमिएबल है, मतलब पॉसिबल है। और अगर वाटर फॉर इंजेक्शन है तो उसमें टोटल सॉलिड कंटेंट 10 ppm ही अलाउ है। अब जो NaCl जो हमारा NaCl सोल्यूशन जो होता है वो स्टेराइल भी होना चाहिए। अगर हम पैरेंटल के बनाए 0.9% वेट बाय वॉल्यूम पायरोजन फ्री भी होना चाहिए। उसको हम आइसोटोनिसिटी मेंटेन करने के लिए बनाते हैं। और रिंगर सोल्यूशन तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि मतलब व्हीकल की तरह यूज होता है, तो वो भी स्टेराइल होना चाहिए, पायरोजन फ्री होना चाहिए और आइसोटोनिसिटी मस्ट मेंटेन रहना चाहिए। तो उसमें जो कंपोजिशन है सोडियम पोटेशियम कैल्शियम क्लोरीन का भी होता है, ठीक है। एडिटिव्स की बात कर लेते हैं हम। तो इसमें हम सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्यों डालते हैं, ताकि जो है और हमारा जो है क्या बोलते हैं जो हमारा पैरेंटल प्रोडक्ट है वो ऑक्सीडाइज ना हो। और ऑक्सीडेशन का मतलब प्रक्रिया कैसे हो, उसमें ऑक्सीजन चैन बन जाती है। तो जब भी यूवी लाइट पड़ेगी तो जो है वहाँ फ्री रेडिकल जनरेट हो जाते हैं, जिससे जो है हम एम्बर कलर अगर ग्लास लेते हैं तो यूवी रेडिएशन जो अंदर तक नहीं पहुँच पाएगी मतलब पैरेंटल प्रोडक्ट तक, जिससे हमारा जो है ग्लास सेफ मतलब प्रोडक्ट भी सेफ रहेगा। अब हम एडिटिव्स की बात करें, एंटीऑक्सीडेंट बफर और जो है ऑक्सीडेशन जो प्रोडक्ट अगर मतलब ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि मतलब कोई भी प्रोडक्ट अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसका मतलब उसमें क्या हो रहा है, तो उसमें वो प्रोडक्ट हमारा रैंसिड हो जा रहा है, उसमें महक आने लगा, ख़राब हो जाता है प्रोडक्ट। एडिटिव्स देख लेते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बफर टोनिसिटी मॉडिफायर प्रिजर्वेटिव, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट में हमारे आते हैं रिड्यूसिंग एंटीऑक्सीडेंट
ब्लॉकिंग एंटीऑक्सीडेंट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंटीऑक्सीडेंट, ये सब मोड ऑफ एक्शन है उसके, ठीक है, कैसे एंटीऑक्सीडेंट हमारा काम करता है, और सिनर्जिस्टिक एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। तो अब हम ये देख लेते हैं रिड्यूसिंग एंटीऑक्सीडेंट में। तो सोडियम सल्फाइड, सोडियम मेटासल्फाइड, सोडियम बाईसल्फाइड, थायोयूरिया, एस्कॉर्बिक एसिड, जो हमारा मतलब इसका एक ट्रिक है कि मतलब जिसमें भी सोडियम आ जाए तो इसका मतलब वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। और जो एस्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन सी आप कुछ जानती हैं, और जो हमारा ब्लॉकिंग एजेंट है उसमें एस्कॉर्बिक एसिड ईस्टर, ठीक है, बीएसटी, टोकोफिरोल, टोकोफिरोल तो हमारा विटामिन ई है, तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। अब बीएसटी मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन, ठीक है। अब हम इसका जो टिक देखेंगे इस तरह ब्लॉक, ठीक है, बी से हो जाएगा ब्लॉक हो जाएगा हमारा, और एस्कॉर्बिक एसिड हमारा ईस्टर जो है इस तरह मतलब ईस्टर, और टोकोफिरोल तो आप विटामिन ई जानते ही हैं। और अब हम ये देख लेते हैं कि मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में ईडीटीए होता है जिसको हम वर्सिन भी बोलते हैं। अब हम सिनर्जिस्टिक में देख लेते हैं, जिसमें आता है सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। तो इसका हमारा जो है ट्रिक जो है इसका कैट पीती है मिल्क, ठीक है, CAT और पी से फास्फोरिक एसिड, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं सीधे। तो हम जो एस्कॉर्बिक एसिड का यूज करते हैं वो इन केस ऑफ वाटर सोल्यूबल इंजेक्शन में करते हैं, क्योंकि जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है हमारा विटामिन सी होता है, और जो है अगर विटामिन सी है तो इसका मतलब वो वाटर सोल्यूबल है। जो फैट सोल्यूबल विटामिन ADE के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है। जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो विटामिन ADE के, और जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया, विटामिन सी हो गया, इनको हम वाटर सोल्यूबल इंजेक्शन के साथ अगर हमको IV देना है तो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा मतलब एक क्वेश्चन बन सकता है जीपैट में कि मतलब हम वाटर सोल्यूबल इंजेक्शन के साथ कौन सा जो है व्हीकल जो है सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और कौन सा एंटीऑक्सीडेंट सिलेक्ट करेंगे। और फॉर ऑयल सोल्यूबल के लिए विटामिन ई, क्योंकि जो है विटामिन ई हमारा वो ऑयल सोल्यूबल है, ठीक है। और टोकोफिरोल जो है हमारा ये 4 मतलब ग्रेड में आता है, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, गामा और लैम्डा, ठीक है। तो इसमें जो है अल्फ़ा वाला मोस्ट पोटेंट ब्लॉकिंग एजेंट होता है। अब हम बफर की बात कर लेते हैं। बफर को यूज क्यों करते हैं हम? टोनिसिटी मॉडिफाई करने के लिए। इसमें सिट्रेट, एसीटेट, फॉस्फेट बफर, और टोनिसिटी मॉडिफायर में मैनिटॉल, सर्बिटॉल, ग्लिसरा, NaCl, डेक्सट्रोज को, और NaCl तो मोस्ट पोटेंट है ही। डेक्सट्रोज हम 5% यूज करते हैं, NaCl जो है 0.9% यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव की बात कर लेते हैं। तो प्रिजर्वेटिव जो हमारा यूज होता है माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए, जिसमें हमारा जो प्रिजर्वेटिव होता है बैक्टीरियोस्टैटिक भी होता है, बैक्टीरिसाइडल भी हो सकता है, ठीक है। अब इस जो प्रिजर्वेटिव में हमारे यूज होते हैं बेंजाइल अल्कोहल, मिथाइल पैराबेन, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट और बेंजाथोनियम क्लोराइड, ठीक है। जो हमारा फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट है वो ऑप्थेल्मिक में भी यूज हो सकता है, और जो बेंजाथोनियम क्लोराइड है, बेंजाथोनियम क्लोराइड हो मतलब बेंजल कोनियम नहीं है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखना है। और थायोमर्सल भी यूज होता है हमारा प्रिजर्वेटिव या पेरेंटल, ठीक है। अब हम कंटेनर की बात कर लेते हैं। पेरेंटल में हमारे कौन से कंटेनर यूज होते हैं पेरेंटल प्रोडक्ट के लिए? इसमें प्लास्टिक कंटेनर है, ग्लास कंटेनर। प्लास्टिक कंटेनर में हमारा लाइट वेट होते हैं, और जो है एडवांटेज है उसके, और फ्लेक्सिबल भी होते हैं, और इजी टू ट्रांसपोर्ट भी होते हैं, ठीक है। मतलब आप उसको ट्रांसपोर्टेशन अच्छे मतलब गिरने टूटने का डर नहीं होता। अब हम ग्लास की बात कर लेते हैं। उसके डिसएडवांटेज होता है हैवी वेट होता है, रिजिड और ब्रिटल होते हैं, नॉट सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ये भी उसका डिसएडवांटेज है। और मेटालिक कंटेनर नॉट सुटेबल बिकॉज दे आर, आप जानते ही हो कि उसमें जो है जंग लग जाती है, या फिर जो है कोरोसिव इन नेचर होते हैं, इसलिए हम मेटालिक का यूज बहुत कम ही करते हैं। तो जो हमारा प्लास्टिक का होता है वो जो है हमारा तो मतलब और सब चीज़ों में अच्छा तो होता ही है, लेकिन उसमें कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं और इनर्ट नहीं होते हैं, कि मतलब उसमें से लीचिंग हो सकती है। लीचिंग मतलब कुछ भी इंटरनल सब्सटेंस जो है हमारे पेरेंट प्रोडक्ट में प्लास्टिक कंटेनर से अंदर जा सकते हैं, ठीक है। और एडवांटेज जो ग्लास वाले का है तो ट्रांसपेरेंट भी होता है, इनर्ट भी होता है, और नॉन रिएक्टिव होता है। अब हम प्लास्टिक की देख लेते हैं। उसमें थर्मोप्लास्टिक होते हैं, पॉलीप्रोपाइलिन होता है, पॉलीइथाइलिन होता है। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब, पॉलीप्रोपाइलिन और पॉलीइथाइलिन। और जो पॉलीप्रोपाइलिन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट 165 डिग्री सेल्सियस होता है, और
163 से 165 डिग्री से उसमें हम जो है जो सिरिंज में पिस्टन का यूज करते हैं, उसमें जो पॉलीप्रोपाइलिन का ग्रेड का एक होता है, डिस्पोवैन नाम का एक पॉलीमर होता है जिसमें पॉलीप्रोपाइलिन होता है, उसको यूज करते हैं। ठीक है, पिस्टन ऑफ सिरिंज में हम इसको यूज करते हैं। और पॉलीथाइलिन जो है हम मोस्टली ऑप्थेलिक में यूज करते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो भी पॉइंट होंगे सब इंपॉर्टेंट ही हैं। पीवीसी हम यूज करते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड की, उसको हम बॉटल बनाने में यूज करते हैं, डीएनएस बॉटल। ठीक है, ये जो हमारा 2015-2013 में भी आ सकता है। और डिसएडवांटेज क्या, प्लास्टिक कंटेनर हमने बता दिया। एयर परमिएबिलिटी, एक जो है प्लास्टिक कंटेनर आता है मतलब पॉलीस्टायरीन का, तो उसके डिसएडवांटेज है क्यों हमने मतलब उसको यूज नहीं करते, क्योंकि उसमें जो है एयर परमेबिलिटी उसमें मतलब देखी गई है, और लीचिंग भी देखी गई है, और जॉब्सन भी देखा गया है। एब्जॉर्प्शन उसमें मेनली देखा जाएगा, इसलिए जो है हम लोग पॉलीस्टायरीन का यूज नहीं करते हैं। और ये तो हिमाचल प्रदेश ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम में आया भी हुआ है। और अब हम प्लास्टिक कंटेनर के जो है टेस्ट की बात कर रहे हैं कि मतलब हम कैसे इवेलुएट करेंगे प्लास्टिक कंटेनर को। तो इसमें जो हमारा आते हैं, तो सबसे पहले हम लीचिंग इवेलुएशन करेंगे। ठीक है, कि मतलब हमारा जो ड्रग है, अगर प्लास्टिक कंटेनर का कोई इंटरनल जो केमिकल इंग्रेडिएंट है, या फिर खुद प्लास्टिक कंटेनर का केमिकल इंग्रेडिएंट ड्यू टू पेरेंटल प्रोडक्ट की वजह से, कुछ प्लास्टिक कंटेनर के जो इंग्रेडिएंट है वो पेरेंटल प्रोडक्ट में आ गए हैं, जो कि एक तरीके से पायरोजन का काम करते हैं। अगर हम उसको बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो एक तरीके से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम उसके लिए टेस्ट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला टेस्ट हमारा है रैबिट टेस्ट। उसको जो हम रैबिट में भी करते हैं, माइस में भी करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम एक 100 ml का कंटेनर लेते हैं, उसको हम रैंडमली एक सिलेक्ट कर लेते हैं, उसमें से एक जो है छोटा सा टुकड़ा कट करके निकाल लेते हैं, और उसको कट करके हम इम्प्लांट कर देते हैं रैबिट के अंदर। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला प्रोसेस। ठीक है, अब हम दूसरे में क्या करते हैं कि मतलब हम स्मॉल पीस ऑफ पॉलीमर को एल्कोहल में एक बार, और एक बार विदाउट एल्कोहल में उसको हीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद पॉलीमर जो हमारा है वो उसमें एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसको हम आईवी के रूट से माइस में इंजेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा जो है टेस्ट। ठीक है, और तीसरा क्या होगा था कि हम जो हमारा प्लास्टिक कंटेनर उसके छोटे छोटे पीस कट करके पीईजी सोल्यूशन में या फिर सीसम ऑयल में डाल देंगे, मतलब ठीक है। फिर उसके बाद जो है उसको हम पॉलीमर जब उसमें एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो हम उसको इंट्रापेरिटोनियल रूट से, मतलब जो पेट में इंजेक्शन देते हैं, तो उसको माइस में इंजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब जो है क्या होता है कि हम जो इम्प्लांट वाला होता है उसको हम रैबिट वाले में मतलब क्या करते हैं, आईएम रूट से उसका ब्लड सैंपल लेते हैं, और जो एल्कोहल और वाटर वाले में मतलब हमने आईवी में दिया था तो उसका भी हम ब्लड सैंपल लेते हैं, और जो पीजी और या फिर क्या था सीसम ऑयल में जो हमने दिया था उसका भी लेते हैं, और जो सबक्यूटेनियस रूट से रैबिट में दिया था उसका भी हम ब्लड सैंपल ले लेते हैं। तो अगर उसमें पॉलीमर प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है, तो अगर लीचिंग हो रही है तो वो जो है उसके जो है क्या बोलते हैं हमारा तो टॉक्सिक मतलब टॉक्सिसिटी का काम करेगा अगर लीचिंग हुआ है, और अगर नहीं लीचिंग हुआ है तो इसका मतलब वो नॉन टॉक्सिक को काम करेगा। तो हम उसमें जो ब्लड सैंपल लेते हैं उसमें हम देखते हैं कि पॉलीमर प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, बाई वेरियस एनालिटिकल मेथड्स। अब हम बात कर लेते हैं ग्लास कंटेनर की। तो हमारा जो ग्लास कंटेनर है वो जो हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड इन नेचर इन होता है, और जो है हमारा वो जो टेट्राहेड्रॉन नेचर का होता है। ठीक है, जो हमारा सिलिकॉन ऑक्साइड होता है इसमें हमारे जो है कई चीज़ें मिक्सड होती है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बोरिक ऑक्साइड। ठीक है, जो हमारा सिलिकॉन ऑक्साइड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट 1300 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा मतलब मेल्टिंग पॉइंट है, तो उसको हम हमेशा जो है उतना टेम्परेचर नहीं दे सकते कि मतलब इसलिए हम उसमें से जो है कुछ इम्प्योरिटी जो है हम अपने तरफ से जो है ऐड कर देते हैं। ठीक है, जिससे उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, तो हम उसमें कुछ जो है
इम्प्योरिटी वाले सब्सटेंस ऐड कर देते हैं, जैसे हमारा सोडियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, या फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड, या फिर बोरिक एसिड, बोरिक ऑक्साइड, ठीक है। जो मोस्ट सूटेबल होता है, मतलब सुपर इम्पोज बढ़िया, मतलब उसमें जो है सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ मतलब एकदम अच्छे से बना के जो है उसके साथ इम्पोज हो जाता है, तो वो जो है हमारा बोरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो बोरिक ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 800 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। हमारा टेम्परेचर घट गया 1300 से 800 डिग्री सेल्सियस आ गया, ठीक है। अब जो है हम क्या करते हैं, जो हमारा बोरोसिलिकेट ग्लास होता है, अब ये देखिए एक मतलब कितने अच्छे तरीके से बताया कि मतलब बोरिक ऑक्साइड अगर हमने डाल दिया तो बोरोसिलिकेट ग्लास हो गया, ठीक है। इसमें जो है वो हाई रेजिस्टेंस होता है, मतलब किसी भी लीचिंग उचिंग के लिए, मतलब उसमें जो है कुछ भी जो है आपका जा नहीं सकता, मतलब पेरेंटल प्रोडक्ट में, ठीक है। टाइप 1 में हमारा बोरोसिलिकेट ग्लास आ गए हैं। अब अगर हम सिलिकॉन ऑक्साइड को हम सोडा लाइम के साथ अगर ट्रीट करते हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH के साथ अगर हम ट्रीट करते हैं, जो कि नॉन सुपर इम्पोज होता है, तो हमारा सोडा लाइम ग्लास बन जाता है, जो कि टाइप 3 होता है, ठीक है। और अगर हम उसी टाइप 3 ग्लास को, टाइप 3 ग्लास में क्या प्रॉब्लम है, लीकेज प्रॉब्लम है और वो रिएक्टिव इन नेचर है, तो उसको हम केमिकली ट्रीट करते हैं बाई सोडा लाइम ग्लास से, ठीक है। उसमें हम मतलब एल्कली डाल के, उसके बाद एसिड डाल के, जितने भी उसमें एल्कली होते हैं उसको हम उसमें लीच करवा लेते हैं, उसके बाद हम उसको उसमें प्रोडक्ट को फिल करते हैं, ठीक है। ये हमारा टाइप 2 ग्लास हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा है टाइप 1 ग्लास, जो है बोरोसिलिकेट ग्लास, उसमें हम बफर सोल्यूशन एक्वस या फिर नॉन एक्वस सोल्यूशन को फिल कर सकते हैं। और सेकंड है हमारा ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, जिसको हम ड्राई पाउडर या फिर ओलियोजेनस मटेरियल भी डाल सकते हैं, जिसका pH <7 है, उसको भी हम उसमें भर सकते हैं। ये क्वेश्चन एक बार 2020 में भी आ चुका है कि मतलब हम हाईली एसिडिक सब्सटेंस को किस टाइप ग्लास कंटेनर में फिल करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। और जो है सोडा लाइम ग्लास जो है हमारा पाउडर अटैक टेस्ट, वो तो मतलब अभी मैं वो पाउडर अटैक वाटर अटैक टेस्ट और जो है इसको बाद में भी डिस्कस करता हूँ। जो सोडा लाइम ग्लास होता है हमारा ओलियोजिनस और ड्राई पाउडर को हम फिल कर सकते हैं, ठीक है। और जनरल पर्पज ग्लास टाइप 4 ग्लास होता है, उसमें हम जो है नॉन पेरेंटल पाउडर उसको टैबलेट कैप्सूल या फिर ऑइंटमेंट भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अब पाउडर अटैक टेस्ट क्या होता है, जो पाउडर अटैक टेस्ट होता है इसका मेरा ट्रिक है कि मतलब पाउडर 134 रुपये किलो है, मतलब केजी 20 बाई, तो इसका मतलब टाइप 1 टाइप 3 टाइप 4 के लिए हम पाउडर अटैक टेस्ट यूज कर सकते हैं। तो पाउडर अटैक टेस्ट में क्या है, हम इसमें 6 ग्लास कंटेनर लेते हैं और रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं, चाहे जितना हम बनाएं, मतलब कितना भी हम मतलब ग्लास कंटेनर हो, तो उसमें से हम 6 ले लेते हैं रैंडमली, ठीक है। उसको हम मिल कर देते हैं, मतलब उसको तोड़ के जो है उसको पीस लेते हैं। उसके बाद उसको हम पाउडर साइज में कट कर लेते हैं। उसके बाद जो साइज होता है उसको 25 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी एक लिमिटेशन है, ठीक है। तो जो हमारा 100 ग्राम पाउडर, उसमें से हम वेट कर लेंगे तीनों, मतलब जो हम लोगों ने 6 गिलास लिए थे उसको हम मिल करके उसमें से हम 100 ग्राम जो है ले लेंगे, 100 ग्राम। उसके बाद उसमें से हम 33.33 ग्राम निकाल लेंगे, ठीक है। जो 100 ग्राम होता है 6 बॉटल का मिक्स वाले, उसका उसमें हम 33.33 ग्राम निकाल लेंगे और उसको फिर से जो है मतलब मिल करेंगे, मतलब उसको हम फिर से उसकी जो है पिसाई करेंगे, इस तरीके से जैसे कह लीजिए आप। फिर उसके बाद उसमें से हम 10 ग्राम सेलेक्ट करेंगे और उसको हम सीव नंबर 20 to 50 से पास करेंगे, ठीक है। 10 ग्राम लिया, 20 to 50 नंबर सीव से पास कर दिया, ठीक है। अब हम उसको हम एक पेपर पे जो है डाल देंगे, जो हमारा पाउडर है उसके ऊपर हम चुंबक या फिर मैग्नेट जो उसको बोलते हैं, उसको हम जो है एक बार ऐसे ही मतलब टहला देंगे पाउडर के ऊपर, जिससे मतलब अगर उसमें कोई हमारा आयरन के पार्टिकल हो तो उससे रिमूव हो जाए, ठीक है। तो उसको हम जब रिमूव हो जाएगा तो उसको हम 30 ml एसीटोन से वॉश करेंगे, आउटर मतलब जो अदर इम्प्योरिटी है उसको रिमूव करने के लिए। और उसके बाद जो हमारा 10 ग्राम पाउडर है उसको हम ड्राई कर लेंगे, ठीक है। फिर जो ड्राई कर लेंगे तो उसको हम पाउडर अटैक टेस्ट के लिए जो है ट्रांसफ़र कर देंगे कोनिकल फ्लास्क में, ठीक है। एसीटोन में जो है हम लोगों ने उसको 30 ml के साथ वॉश किया, उसके बाद ड्राई किया और उसके बाद हम उसको कोनिकल फ्लास्क में ऐड कर दिया, ठीक है। अब कोनिकल फ्लास्क में ऐड करने के बाद उसमें हम 50 ml डिस्टिल वाटर ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सील कर देंगे, ठीक है। और सील करने के बाद हम
उसको जो है 121 डिग्री सेल्सियस पे हीट देंगे 1 घंटे के लिए, ठीक है। उसके बाद फ़िल्टर करने के बाद उसको फ़िल्टर कर लेंगे 1 घंटे के बाद। उसके बाद जो है उसको हम जो हमारा फ़िल्टर केक नहीं लेंगे, जो फ़िल्टरेट है हमारा उसको ले लेंगे, मतलब जो वाटर हमारा नीचे आया हुआ है फ़िल्टर से होते हुए। अब उसको हम एसिड से जो है उसका हम टाइट्रेशन करेंगे 0.002 नॉर्मल जो हमारा H2SO4 होता है उससे हम टाइट्रेट करेंगे। अब जैसे इसका एक ट्रिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम एसिड का क्या कंसनट्रेशन लेते हैं। तो इसमें 0.002 नॉर्मल है, तो उसको हम जैसे 2 है तो उसके बाद 2 के पहले हम 2 जीरो लगा देंगे, इसका मतलब हमारा 0.002 जो है हमारा यूज करेंगे, ठीक है। अब हम उसमें मिथाइलिन रेड इंडिकेटर यूज करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और उसके बाद हम अगर हमारा जो है 1 ml H2SO4 रिक्वायर होता है उस एल्कली को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो हमारा सैंपल में है, जिसका मतलब हम फिल्ट्रेट लिए थे, मतलब गर्म करने के बाद फिल्टर करने के बाद, ठीक है। अगर 1 ml केवल H2SO4 रिक्वायर्ड होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो उसका मतलब वो टाइप 1 ग्लास है, मतलब बोरोसिलिकेट ग्लास है। और अगर हम अगर उसी एल्कली को न्यूट्रलाइज करने के लिए 8.5 ml H2SO4 रिक्वायर होता है, तो इसका मतलब वो टाइप 3 ग्लास है, मतलब ट्रीटेड, मतलब सोडा लाइम ग्लास। और अगर 15 ml रिक्वायर्ड होता है H2SO4 तो इसका मतलब टाइप 4 ग्लास है। और हम जो टाइप 2 ग्लास है, मतलब ट्रीटेड सोडा लाइम का, उसको हम वाटर अटैक टेस्ट से टेस्ट करते हैं, ना कि पाउडर अटैक टेस्ट से, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वाटर अटैक टेस्ट की, ठीक है। तो अब जो टाइप, हाँ इसका भी एक ट्रिक है कि मतलब H2O में 2 है तो इसका मतलब टाइप 2 ग्लास के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम इसमें से जैसे हम 3 वायर ले लेंगे जो कि हमारे कांच के होंगे, ठीक है। अब हम उसको हम जो हमारा वायल होता है उसको हम 90% तक फिल करेंगे, मतलब जो पूरा कंटेनर होता है 100% का कंटेनर हो उसको हम 90% तक डिस्टिल वाटर से फिल कर देंगे, सील कर देंगे रबर क्लोजर से। उसके बाद उसको हम 120 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए हीट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो उसमें लीचिंग हुई कि नहीं उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, उस तीनों में से मिक्स करके हम 100 ml ले लेंगे, ठीक है। ये जो है यूएसपी के अकॉर्डिंग मतलब है। तो अब हम जो उसको एसिड से फिर हम उसको अब क्या करेंगे, हम टाइट्रेशन करेंगे 0.02 नॉर्मल H2SO4 से हम उसका जो है टाइट्रेशन करेंगे, ठीक है। अगर जो है ये जो परमिसिबल मतलब है कि मतलब अगर हम 100 ml है या फिर उससे कम है तो इसमें 0.7 ml H2SO4 कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर 100 ml हमारे जो हमने वो लिया है, क्या बोलते हैं, जो हमने तीनों 90 ml में से हमने 100 ml जो है निकाला है, तो अगर वो 100 ml है या उससे कम है तो 0.7 ml H2SO4 कंज्यूम करना चाहिए। और अगर वो 100 ml या फिर उससे ज़्यादा है तो फिर वो 0.2 ml ही H2SO4 कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा वाटर अटैक टेस्ट। अब हम देख लेते हैं कि मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था अभी, मतलब 2021 में लार्ज वॉल्यूम पैरेंटर किसे कहते हैं, मतलब ग्लास कितने ml का होता है, तो 100 से 1000 ml का होता है। और जो स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटल है 1 से 100 ml तक होता है, ठीक है। जो हमारा सिंगल डोज कंटेनर होते हैं इसमें एम्प्यूल्स होते हैं, और मल्टी डोज कंटेनर में वायल्स होते हैं, ठीक है। और जो हमारा एम्प्यूल्स होता है फुल्ली ग्लास के होते हैं, और वो तो 10 ml के होते हैं, मतलब फिक्स नहीं होता एक तरीके से। और जो उसमें हम EN2 मतलब नाइट्रोजन गैस फिल्ड करते हैं ताकि उसकी इनर्टनेस बनी रहे, ठीक है। और जो हम मल्टी डोज कंटेनर यूज़ करते हैं इसमें हम वायल्स यूज़ करते हैं। ये जो है यूएसपी के अकॉर्डिंग उसका फिक्स है कि मतलब 30 ml ही होना चाहिए, और इसमें हम कोई भी जो है गैस नहीं डालेंगे ना। तो एंटीऑक्सीडेंट इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब डालना ही डालना है एंटीऑक्सीडेंट इसमें। स्टोरेज कंडीशन हमारा वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए 1 दिन के लिए हम 80 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम कि टेम्परेचर पे रख सकते हैं किसी भी वॉल्यूम पे। लेकिन मतलब वाटर फॉर इंजेक्शन को हम 1 दिन के लिए मतलब रख सकते हैं किसी भी टेम्परेचर पे, लेकिन अगर हमको
एक दिन से ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करना है तो हम उसको जो है 80 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करेंगे, ठीक है। और स्टेराइल वाटर फॉर्म हम किसी भी जो है टेम्परेचर पे रख सकते हैं। 1 लीटर होना चाहिए, 1 लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रोडक्शन एरिया हम देख लेते हैं, प्रोडक्शन एरिया लेआउट का QC या फिर SOP। हम देख लेते हैं, प्रोडक्शन एरिया लेआउट की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारा 3 टाइप के होते हैं, मतलब एरिया, क्लास से ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ठीक है। उसमें जो ग्रेड ए को हम बोलते हैं क्लास 100 एरिया, और ग्रेड बी को बोलते हैं क्लास 10,000 एरिया, और ग्रेड सी को बोलते हैं हम क्लास 1 लाख एरिया, ठीक है। तो जो एक 100 या फिर 10,000 या फिर 1 लाख है तो इसका भी एक जो है इसको भी एक जो है हम यूज करते हैं, इसका भी एक लिमिट है, ठीक है। तो इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मतलब क्लास ए एरिया को हम क्लास 100 एरिया बोलते हैं। तो अब एग्ज़ाम में आ गया क्लास 10, क्लास 50 या फिर क्लास 1000 आ गया, तो फिर इसमें मतलब इसलिए क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आ भी जाता है। जो क्लास ए एरिया उसको हम जो है फिलिंग और सीलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब पेरेंटल प्रोडक्ट के। क्लास बी एरिया को हम कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग के लिए यूज़ करते हैं, और फिल्ट्रेशन के लिए भी, स्टेरलाइजेशन के लिए भी। क्लास सी को हम रॉ मटेरियल के लिए मतलब रखने के लिए यूज़ करते हैं। तो अब इसमें देख लेते हैं जो क्लास ए एरिया है हमारा, उसमें जो 0.5 के 5 से 5 माइक्रोन साइज़ के जो पार्टिकल हैं, जैसे क्लास 100 है तो इसका मतलब 0.5 से 5 माइक्रोन साइज़ के पार्टिकल ओनली 100 होने चाहिए पर क्यूबिक फीट में, ठीक है। पर क्यूबिक फीट में जो है केवल 0.5 से 5 माइक्रोन के 100 पार्टिकल होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे क्लास बी है, ग्रेड बी है, तो उसमें 0.5 के 5 माइक्रोन के पार्टिकल 10,000 हो सकते हैं पर क्यूबिक फीट में, ठीक है। उसी तरीके से ग्रेड सी में, ठीक है। अब हम लिमिटेशन देख लेते हैं एसेप्टिक एरिया की, वो है तो उसमें क्या है कि केवल ऑथराइज पर्सन ही जो है उसमें अलाउड है, और जो है कॉर्नर अलाउ नहीं है, विंडो नहीं अलाउ है, और जो है पोरस वाल नहीं अलाउ है। जो हमारा टाइल्स होता है, जो हम लोग मतलब अपने मतलब घर बनवाने में यूज करते हैं, तो अगर वो यूज हुआ है कि हाँ मतलब प्रोडक्शन एरिया में, तो उसको हम इपॉक्सी मटेरियल से जो है उसको सील करेंगे। जो जॉइंट होते हैं, जो दो क्या बोलते हैं, जो दो टाइल्स होते हैं उसको जॉइंट करते हैं इपॉक्सी मटेरियल के, नाइपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो वाल्स होती हैं या फिर फ्लोर्स होते हैं या फिर जो रूफ, जो दीवार होती हैं, उनको जो हम कलर करेंगे वो सेरेमिक मटेरियल से, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है। वुडन, लकड़ी का, आयरन का, प्लास्टिक का फर्नीचर नहीं अलाउ है, ठीक है। और जो है स्टेनलेस स्टील मटेरियल अलाउड है केवल प्रोडक्शन एरिया में। डिसइंफेक्टेंट, डिटर्जेंट बोथ इज अलाउ, मतलब दोनों अलाउ हैं। और जो है हेयर कैप, ग्लव्स, मास्क, शू, ग्लास, ये सब मतलब पीपी ये सब पहन के ही जाना यार। और गाउन जो हम मतलब ऊपर से पहनते हैं, मतलब पीपी किट की तरह होता है, तो वो जो हमारा डेक्रॉन पॉलीमर का बना होना चाहिए। वो 2018 में भी आया है, डेक्रॉन पॉलीमर का बना होना चाहिए, याद रखिएगा इन सब चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हेपा फिल्टर होता है वो जो है हमारा लेमिनार एयर फ्लो, मतलब जैसे जो हमारा प्रोडक्शन एरिया वहाँ पे जो है कोई भी एयर अगर अंदर आएगी तो वो हेपा फिल्टर से होके आएगी, ठीक है। तो ये जो एयर स्पीड है भाई लेमिनार एयर फ्लो की, वो जो है 100 और +-20 फीट/मिनट के हिसाब से होनी चाहिए। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी मतलब आ ही जाता है। और इफिशियंसी जो है इस बार आया था 2021 में, हेपा फिल्टर 99.97%, और उसका जो पोर साइज होता है 0.3 माइक्रोन होता है। और जो है अब जो हम उसके जो है हेपा फिल्टर के टेस्ट के लिए यूज करते हैं, मतलब उसको इवेलुएट करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए हम डाई ऑक्टाइल थाइलेट डाई यूज करते हैं, ठीक है। उसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि वो कार्सिनोजेनिक होता है, ठीक है। ये होता है हमारा जैसे हेपा फिल्टर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब जो है जो हमारा
क्या बोलते हैं, जो हमारा डाई ऑक्टाइल थैलेट है वो कार्सिनोजेनिक इन नेचर होता है, तो इसलिए हम उस पर पाओ यूज करते हैं, मतलब पैरा अल्फा ओलेफिन, ठीक है, पैरा अल्फा ओलेफिन यूज करते हैं, जो कि ब्लैक कलर का होता है, नॉन कार्सिनोजेनिक होता है, ठीक है, नॉन कार्सिनोजेनिक इफेक्ट होता है। और पाओ का जो फुल फॉर्म है वो हमारा पैरा अल्फा ओलेफिन है, ठीक है। और हेपा फिल्टर जो है कि मेंटेनेंस भाई हर 6 महीने में होती है, कि मतलब 1 साल में एक्सपायर तो हो जाता है, लेकिन हमको उसको हर 6 मंथ में बदलना होता है, ठीक है। अब हम पैरेंट्रल के इवोल्यूशन पैरामीटर देख लेते हैं। इसमें जैसे पायरोजन टेस्ट है, क्लैरिटी टेस्ट है, लीकेज टेस्ट है। और पायरोजन में मैंने बताया है कि आपको एक्सट्रीटेड मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें से मेनली हमारा स्पेसिफाइड है कि मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ही वो होने चाहिए, ठीक है। और पायरोजन टेस्ट में हम इन विवो में रैपिड टेस्ट करते हैं, रैबिट टेस्ट करते हैं, और इन विट्रो में लाल टेस्ट है, ल्यूमुलस एम्यूगोसाइड लाइसेट टेस्ट, ठीक है। रैबिट टेस्ट जो हमारा होता है उसमें सबसे पहले हम सैम टेस्ट करते हैं, ये होता है रैबिट सिलेक्शन टेस्ट, मतलब ठीक है, मतलब क्वालिफाइंग टेस्ट भी इसको बोलते हैं। इसमें हम जो है कितने भी मतलब ले सकते हैं रैबिट, तो उसमें जो है स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन जो है सबके हम जो है इंजेक्ट कर देंगे, सब जो है रैबिट के अंदर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो है सभी का टेम्परेचर मतलब 39.8 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आफ्टर इंजेक्ट, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन, ठीक है। हम केवल इसी टेम्परेचर का सिलेक्ट करेंगे 39.1 डिग्री का, क्योंकि अगर इससे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हम उसको नहीं लेंगे, ठीक है। अब हम रैबिट टेस्ट में जो हम देख लेते हैं कि मतलब हमने वहाँ से रैबिट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो उसमें जो है टेम्परेचर ऑफ वन रैबिट नॉट मोर देन, मतलब एनी रैबिट का जो है 39.8 डिग्री ज़्यादा नहीं हो सकती है। उसके बाद जो है मतलब कम हो जाएगा ना टेम्परेचर, मतलब वो इंजेक्ट कर दिया फिर उसका थोड़ी देर बाद कम हो जाएगा, ठीक है। जो हम तीन रैब अब यहाँ पे आ गए रैबिट टेस्ट में, मेन टेस्ट में ये क्या बोलते हैं रैबिट सिलेक्शन टेस्ट नहीं, यहाँ पे जो है मेन टेस्ट है पायरोजन का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे तीनों रैबिट होने चाहिए मतलब 1500 ग्राम से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तीनों रैबिट में हम अपना स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन इंजेक्ट कर देंगे, और हम ऑब्जर्व करेंगे 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में कि भाई क्या कंडीशन है। तो इंडिविजुअल एक रैबिट की 0.6 डिग्री सेल्सियस से एलिवेट नहीं होना चाहिए जितना उसका प्रेजेंट में है, और आफ्टर इंजेक्टिंग 0.6 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, अगर वो बढ़ता है तो फेल हो जाएगा टेस्ट, ठीक है। और उसके बाद हम क्या कर देंगे, फिर अगर हम कलेक्टिवली तीनों रैबिट का मतलब टेम्परेचर देख रहे हैं तो 1.4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 0.6 होता है तो मतलब अगर हम 1.8 डिग्री क्षेत्रीय मतलब 6 6 18 मतलब अगर हम देखेंगे उस तरीके से तो 1.8 डिग्री होना चाहिए, लेकिन अगर हम तीनों रैबिट का देखेंगे तो 1.4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा होता है कि भाई 0.6 डिग्री सेल्सियस से एलिवेट होता है किसी भी रैबिट का टेम्परेचर, तो हम क्या करेंगे 5 न्यू रैबिट लेंगे और 3 पहले वाले भी लेंगे, ठीक है। अब उसमें इंडिविजुअली जो 3 रैबिट का टेम्परेचर नॉट मोर देन 6 होना चाहिए डिग्री सेल्सियस से, मतलब बढ़ना नहीं चाहिए आफ्टर इंजेक्टिंग। और 8 रैबिट का जो हमारा टेम्परेचर होगा वो 3.7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी जो है लिमिटेशन है। लाल टेस्ट में क्या करते हैं हम, ल्यूमुलस एम्यूगोसाइड लाइसेट टेस्ट करते हैं, ये भी पायरोजन के लिए होता है। ये जो है ऑप्टेंट किया जाता है क्रैब एटलांटिक प्रजाति का भी होना चाहिए, ये भी मतलब मस्ट है, ठीक है। हारसू क्रैब सेप जो उसका क्रैब का होता है वो हारसू सेप का होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जो अब जो एशिया है भाई वो तो अटलांटिक प्रजाति का है, ल्यूमुलस पॉलीफेमस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जो एशिया में होता है वो उस प्रजाति का नहीं पाया जाता, तो यहाँ पे हम टैल टेस्ट करते हैं, ठीक है। जो टैल टेस्ट है वो रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन, ठीक है।
ट्राइकिप्टस एमीबोसाइट लाइसेट टेस्ट, ठीक है। और जो है ये हिमाचल प्रदेश DI में आ भी गया है। तो टैल टेस्ट करते हैं, मतलब ट्राइचिप्टस एमीबोसाइट लाइसेट टेस्ट, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे इसमें, सीधे हम क्रैब लेंगे, उसका हार्ट जो है पंच करेंगे, ब्लड कलेक्ट करेंगे, सेल्स को सेपरेट करेंगे बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। इंजीनियरिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो फिर उसके बाद जब सेल आ गए हमारे, तो उसके बाद हम उसमें देखेंगे पायरोजन, और अगर उसमें तो जो हमारे जो सेल्स होती हैं उसके जो है क्रैब की, वो जो है लाइसेट एंजाइम रिलीज करती है, ठीक है। तो जिससे पायरोजन टूटने लगता है, ठीक है। अगर पायरोजन टूटने लगता है तो उसमें जेल का फार्मेशन होने लगता है, ठीक है। तो अगर जेल का फार्मेशन हो गया तो इसका मतलब उसमें ओपेकनेस आएगी, मतलब हमारा जो पैरेंटल प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब उसमें पायरोजन प्रेजेंट है, और वो जो है उसमें पायरोजन प्रेजेंट है। और अगर हमारा जो है ओपेक नहीं हो रहा है, क्लियर ट्रांसपेरेंट है, तो इसका मतलब उसमें जो है जेल फार्मेशन नहीं होगा, या फिर जो है ओपेकनेस नहीं आएगी। और जो ये सभी मतलब हम पायरोजन टेस्ट कर रहे हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे। और जेल फार्मेशन के लिए कम से कम 60 मिनट लगता है, 1 घंटे के लिए वेट करना पड़ता है। और ओनली अमीबोसाइड जो होती हैं वही रिएक्ट करती हैं इंडोटॉक्सिन से, ठीक है। अब हम आते हैं भाई क्लियरिटी टेस्ट पे, जो कि लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल के लिए किया जाता है, ओनली केवल लार्ज के लिए किया जाएगा भाई, ठीक है। अब जैसे डस्ट पार्टिकल हो गए, तो क्लियरिटी टेस्ट में डस्ट पार्टिकल के लिए हम करेंगे, विजिबल पार्टिकल कार्बन या फिर कुछ भी हो तो उसके लिए हम क्लियरिटी टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो जो सूटेबल होता है ट्रांसपेरेंट के लिए होता है, इमल्सन और जो है सस्पेंशन के लिए नहीं होता है, क्योंकि क्लियरिटी टेस्ट में भाई तो क्लियर सस्पेंशन इमल्सन में तो नहीं रहते हैं। अब हम लाइट सोर्स का इसमें यूज करेंगे, ब्लैक चैम्बर एक होता है, एक वाइट चैम्बर होता है, ठीक है। अब ब्लैक चैम्बर में हमारा जो पार्टिकल होते हैं वाइट पार्टिकल दिख जाएंगे, और वाइट चैम्बर है तो उसमें हमको ब्लैक पार्टिकल दिख जाएंगे, ठीक है। यही होता है हमारा जो है क्लैरिटी टेस्ट। अकॉर्डिंग टू एसपी जो आई का डिटेक्शन पावर होता है नॉट मोर देन 50 माइक्रोन होता है, ठीक है। और 55 पार्टिकल अगर हैं तो उनका साइज जो है 10 माइक्रोन का होना चाहिए, ठीक है। 10 माइक्रोन का होना चाहिए अगर 50 पार्टिकल। अगर 5 पार्टिकल हैं तो नॉट मोर देन 25 माइक्रोन के पार्टिकल साइज होने चाहिए, ठीक है। लीकेज टेस्ट हम केवल एम्पूल्स के लिए करते हैं, ठीक है। अब लीकेज टेस्ट कैसे करते हैं, हम जैसे एक जो बीकर ले लिया, उसमें जो है सभी एम्पूल्स को फिल कर दिया, और उसमें हम जो है वाटर डाल दिया है, फिर उसमें हम एक 0.5 से 1% मिथाइलिन ब्लू डाल दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर लीकेज होगा उसमें एम्प्यूल्स में, तो जो डाई है हमारा वो एम्प्यूल्स में जाएगा और पैरेंटल के कलर को चेंज कर देगा, जिससे हमको पता चल जाएगा कि जो है ये हमारा पैरेंटल प्रोडक्ट जो हमारा है वो लीकेज कर रहा है। यही है लीकेज टेस्ट। क्रायोप्रोटेक्टेंट जो होता है हमारा वो फ्रीज, मतलब किसी भी चीज़ को फ्रीज होने से बचाता है। क्रायोप्रोटेक्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी भी पैरेंट को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करना है और उसमें क्रिस्टल फार्मेशन को प्रिवेंट करना है, तो हम उससे क्रायोप्रोटेक्टेंट ऐड कर देते हैं। वो प्रिवेंट करता है हमारा क्रिस्टल फार्मेशन को। और जो हमारे क्रायोप्रोटेक्टेंट होते हैं उसमें सुक्रोज होते हैं, सर्बिटाल होते हैं, ग्लाइकोल होते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल क्रायोप्रोटेक्टेंट जो होता है हमारा ग्लाइकोल होता है, ठीक है। माइनिटाल NaCl भी यूज करते हैं। जो हमारा स्टेराइल मीडिया होता है वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है EFTM फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया, और सोयाबीन केसीन मीडिया, ठीक है। और जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सोयाबीन केसीन मीडिया वो हमारा जो है फंगस के लिए जो है बहुत ही सूटेबल होता है ग्रोथ करने के लिए, सोयाबीन केसीन मीडिया, ठीक है। और जो फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया है वो एनारोबिक माइक्रोब्स के लिए जो है
एन एरोबिक माइक्रोब्स के लिए जो है बहुत ही अच्छा होता है उसके ग्रोथ के लिए, ठीक है, जो कि मतलब बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मतलब ग्रोथ करते हैं। और जो सोयाबीन केसिन मीडिया का जो टेम्परेचर है 22.5 से 2.5 मतलब प्लस माइनस रहेगा। और जो इसका जो है ये फ्लूइड थायोग्लाइकोलाइड मीडिया की जो है इंक्यूबेशन टेम्परेचर है 32.5 से प्लस माइनस 2.5 डिग्री रहेगा। मतलब प्लस माइनस 2.5 का क्या मतलब है कि मतलब 2.5 डिग्री सेल्सियस 32.5 से ज़्यादा हो सकता है या फिर उससे कम भी हो सकता है। रिंस मतलब जो वाश ग्लास कंटेनर को वॉश करने का जो प्रोसेस है उसको हम नॉर्मल सॉल्वेंट से करते हैं या फिर डिटर्जेंट से भी कर लेते हैं। अगर नॉर्मल से कर रहे हैं तो उसको 2 टाइम करेंगे। एम्प्यूल सीलिंग मेथड्स होते हैं भाई, जो है टिप सीलिंग होता है, टिप पुलिंग मेथड होता है, तो इसमें जो है बस केवल नाम ही इम्पोर्टेंट है इसमें। और क्लींजिंग सोल्यूशन जो हमारा होता है प्लास्टिक और रबर का 0.5% सोडियम पायरोफॉस्फेट होता है। तो बहुत ही मतलब लंबा वीडियो हो गया। तो पेरेंटल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब हर साल 3-4 क्वेश्चन तो इससे कंफर्म है, 3-4 क्वेश्चन नहीं तो कम से कम 2 या फिर 3 क्वेश्चन तो एकदम श्योर है कि आएंगे ही आएंगे। और ये बहुत ही लंबा टॉपिक है जिसको मैंने जल्दी जल्दी में मतलब कर दिया है, लेकिन इसमें सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐड करना है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप मेरी आने वाली वीडियो को देखना चाहते हैं, जैसे मतलब टैब अब इसके आगे आएगा टैबलेट या फिर एरोसोल पे आएगा, कैप्सूल पे आएगा, उसके बाद फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, अदर सब्जेक्ट भी चालू होंगे। तो अगर आप देखना चाहते हैं और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है तो भाई अपने दोस्तों को शेयर कर दो जो भी मतलब प्रिपरेशन कर रहे हो। और ये सब चीज़ें तो सेमेस्टर में भी मतलब पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो लाइक और शेयर मतलब सब्सक्राइब कर देना, तो मतलब पता चल जाएगा कि भाई वीडियो आ गई है। ठीक है, थैंक यू।